नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे, जो कि हमारे उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, SI की तैयारी कर रहे हैं और जो जेल प्रहरी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम जो लेवल है वो लेकर चल रहे हैं दोस्तों MP PEB, मतलब कि जो व्यापम का लेवल है, जो हिंदी पूछी जाती है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, समाचार पत्र भाषा का कौन सा रूप है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पर आप ध्यान दें। समाचार पत्र भाषा का कौन सा रूप है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: मौखिक, लिखित, कथित या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो समाचार पत्र होता है उसको हम क्या करते हैं, समाचार पत्र को हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो एक लिखित रूप होता है, लिखा गया होता है। जिस प्रकार से हम पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक भी एक लिखित रूप है। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से जो समाचार पत्र है वो भी लिखित रूप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, लिखित। ठीक है दोस्तों, समाचार पत्र भाषा का लिखित रूप है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। जो हमारा भारत का संविधान है इसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो दोस्तों, आप इसमें बताएंगे कि जो भारत का संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं। ठीक है, भाषा के स्थानीय क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाषा का जो स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों बोली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के नियमों का ज्ञान किसके द्वारा होता है। दोस्तों, जब हम किसी भी प्रकार के, जैसे अगर हमें भाषा सीखनी है, उसके नियम सीखने हैं, मतलब कि अगर नियम से हमें भाषा सीखनी है तो उसका जो ज्ञान है वो होता है दोस्तों व्याकरण के द्वारा। ठीक है, व्याकरण के द्वारा भाषा के नियमों का ज्ञान होता है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। जो वर्ण होते हैं, ठीक है, उसके व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं संज्ञा, भाषा, वर्णमाला या फिर सर्वनाम। दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित और जो क्रमबद्ध समूह है उसको हम कहते हैं दोस्तों वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह और क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णों के कितने भेद होते हैं। जो कि वर्ण है इसके कितने भेद होते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को तो हम वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वर्णों के कितने भेद होते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं 4, 2, 8 या 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताएं दोस्तों कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, एक तो होता है स्वर और दूसरा कौन सा होता है, व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब एक बात की जाए, जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है। तो आप बताएंगे कि हिंदी भाषा में जो स्वर हैं उनकी संख्या 11 है, और वर्ण जो व्यंजन वर्ण हैं उनकी संख्या है दोस्तों 33। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है कि कितने स्वर हैं हिंदी भाषा में, कितने स्वर हैं। तो आप बताएंगे कि 11 स्वर हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है उसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात की जाए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं। यहाँ पर गौर करें आप कि कम से कम समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों, कम से कम अगर समय लगता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है दोस्तों उससे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं उसे, ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर क्या कौन कौन से हैं, छोटा आ ह्रस्व स्वर है, छोटी ई ये भी ह्रस्व स्वर है। ठीक है, उसके बाद में छोटा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ भी ह्रस्व स्वर है,
और एक और है दोस्तों री। री भी ह्रस्व स्वर है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, दो समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं। अब आपको यहाँ पर विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि व्यंजन की बात की जा रही है, और वो भी कैसे व्यंजन, दो समान व्यंजन। ठीक है। दो समान व्यंजन के संयोग से जो बनने वाले व्यंजन हैं वो कहलाते हैं दोस्तों द्वित्व व्यंजन। क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का और ये का, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ये क बनता है। ठीक है। मतलब कि इसमें ये आधा शामिल है। इसी प्रकार से ना और ना, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, ना बनता है। मतलब कि ये कटे पिटे जो शब्द हैं, ठीक है, ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो ता है, ये वाला ता, ये भी द्वित्व व्यंजन है। ठीक है। और उसके बाद में जो ला है, जिसमें आधा ला जुड़ा होता है, ये भी द्वित्व व्यंजन है। ठीक है। अब जो द्वित्व व्यंजन है ये हम किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि दो समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है। अब बात की जाए अगले क्वेश्चन की, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो होती है हमारी वर्ण। यदि प्रश्न बना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है। और वर्णों के जो सार्थक मेल है उसको हम कहते हैं दोस्तों शब्द। वर्णों का सार्थक मेल होता है उसको हम शब्द कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ वाला हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वर्णों का सार्थक मेल जब होता है तो शब्द होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द क्या कहलाता है। वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द क्या कहलाता है, तो इसके आंसर में आपको बताना है। ठीक है। पद, मतलब ऑप्शन नंबर बा, वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द पद कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। मतलब कि संस्कृत के उन शब्दों की बात की जा रही है यहाँ पर जो कि अपने मूल रूप में, मतलब कि जैसे का जैसा ही, ठीक है, जैसे का तैसा। तो संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में हिंदी में ही प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों तत्सम शब्द। ठीक है। तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आ हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। और तद्भव जो शब्द होते हैं वो रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। और तत्सम मतलब कि जैसे का तैसा, संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि रचना के आधार पर शब्दों के भेद पूछे हैं। ठीक है। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। आपके ऑप्शन है 10, 15, 3, 4। तो रचना के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो होते हैं दोस्तों 3। अब 3 कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, एक तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं। ठीक है, 3 भेद। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, विकारी शब्दों में किसके कारण परिवर्तन आता है। जो विकारी शब्द हैं उसमें किसके कारण परिवर्तन आता है। सबसे पहले तो आप विकारी शब्द की जो परिभाषा है वो देख सकते हैं कि विकारी का अर्थ क्या होता है, मतलब कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन आना, मतलब कि विकार उत्पन्न होना। ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि विकारी जो शब्द है उसमें किसके कारण परिवर्तन आता है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, लिंग, वचन या दोनों के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सा, क्योंकि विकारी शब्दों में लिंग और वचन के द्वारा परिवर्तन आता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, उपसर्ग के भेद होते हैं। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं ये आपको इसमें
आंसर बताना है। देखें ऑप्शन 1, 2, 4 या 10। तो दोस्तों आपको यहाँ पर उपसर्ग के जो भेद हैं वो बताने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 7। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। अब 4 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग और चौथा है उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। ये उपसर्ग के भेद होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। 4 संस्कृत के उपसर्ग को, हिंदी के उपसर्ग को, उर्दू के उपसर्ग को और उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्ययों को मिलाकर उपसर्ग के भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी का उपसर्ग है। यहाँ पर आपको गौर करना है कि हिंदी का उपसर्ग है। अब उपसर्ग की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे शब्द जो किसी शब्दों के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर दे उसे उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग की बात की जा रही है। ऑप्शन दिए हैं अध, खुश, गैर और ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हिंदी का जो उपसर्ग है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ऑप्शन नंबर आ। हिंदी का उपसर्ग है अध, क्योंकि अध जला, ठीक है, अध पका, अध मरा, ठीक है, अध कचरा आदि ये जो शब्द हैं वो अध उपसर्ग का प्रयोग करके ही बनाए गए शब्द हैं। तो हिंदी का उपसर्ग है अध और बाकी खुश और गैर ये उर्दू के उपसर्ग हैं। खुश और गैर उर्दू के उपसर्ग हैं, अध हिंदी का उपसर्ग है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कहलाते हैं। जो शब्दांश, ये परिभाषा है दोस्तों, ठीक है, जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? अब कहाँ पर लग रहे हैं? ये अंत में लग रहे हैं। ठीक है, मूल शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। तो अंत में लगेंगे मतलब कि प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय अंत में लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे सुन हरा। अब इसमें ये हरा जो है ये क्या है? अंत में लगा हुआ शब्द है, शब्दांश है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, अब बात की जाए अगले क्वेश्चन की। कृत प्रत्यय लगाए जाते हैं संज्ञा शब्द में, क्रिया के धातु रूप में, सर्वनाम में या सभी में। तो जो कृत प्रत्यय हैं वो लगाए जाते हैं दोस्तों संज्ञा शब्द में। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण बता दूं, वो भी आप गौर करें। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आ हमारा करेक्ट होगा कि कृत प्रत्यय संज्ञा शब्द में लगाए जाते हैं। जैसे बच प्लस आओ, बच प्लस आओ बचाओ, लड़ प्लस आई लड़ाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो कृत प्रत्यय हैं वो संज्ञा शब्द में लगाए जाते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात की जाए, समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करके जो लिखने की प्रक्रिया है वो कहलाती है दोस्तों समास विग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समास विग्रह कहलाती है समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मन चाहा शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, मन चाहा शब्द में कौन सा समास है? सबसे पहले हम इस शब्द का समास विग्रह करते हैं तो होता है मन से चाहा। तो मन से चाहा, तो इसमें जो ये से है इसमें कर्ण कारक की विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष में भी कर्ण तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बा हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, मन चाहा इसमें तत्पुरुष समास है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान रखना है आपको, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास के होते हैं 6 भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार से 6 भेद होते हैं
तत्पुरुष समास के। ठीक है दोस्तों, जो व्यापम की हिंदी है वही लेवल हम लेकर चल रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और प्रतिदिन वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। ठीक है, हमारा टेलीग्राम भी है जिसकी हमने लिंक हमारे चैनल पर ही दे रखी है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।